सबसे पहले टीकमगढ़ की जनता की ओर से हम आपका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। आज आप हमारे साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जैसा कि आज आप खुद टीकमगढ़ के कुछ क्षेत्रों में गए थे और आपने लोगों को अपील जारी करी है, तो आप अगर लोगों को बताना चाहें कि जो टीकमगढ़ रियासत का मुद्दा है, इसके जो 2 भाग भाजपा सरकार द्वारा किए गए हैं, पूरा मामला क्या है और आपका क्या कहना है इस पे? आपकी बड़ी मेहरबानी है और आपकी वजह से मैं टीकमगढ़ के लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। ये अपने आप में नई चीज़ है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में नहीं रहा कभी भी, और अब मेरी उम्र 8 दिसंबर को मैं 74 साल का पूरा हो जाऊँगा और 75 साल में प्रवेश कर दूँगा। और मेरी सेहत भी अब अच्छी नहीं रहती है। मैं रोज़ 3 इंजेक्शन लगाता हूँ, 2 इंजेक्शन डिनर के पहले और 1 इंजेक्शन ब्रेकफास्ट के पहले। तो 2 बार मैं पुष्पावती सिंघानिया हॉस्पिटल में दिल्ली में भर्ती हो चुका हूँ और आईसीयू में रहा था। तो 24 दिन एक बार रहा था और 15 दिन एक बार रहा था। तो अब ये कोई पता नहीं है कि मेरा जीवन कितने दिन रहेगा, क्या रहेगा, तो ये तो कोई भी नहीं बता सकता। तो पूछें, आपको जो सवाल पूछने हो उसके मैं जवाब दूं। टीकमगढ़ में बहुत आक्रोश है जब से भाजपा सरकार द्वारा टीकमगढ़ के 2 भाग करके निवाड़ी जिले को अलग बना दिया गया और ओरछा रामराजा को कुंडेश्वर महादेव से अलग किया गया। इस पे भी आपकी तरफ से टिप्पणी आई थी, आपको भी आक्रोश है? पूरा मामला ऐसा है कि ये पहली बार नहीं है कि पुरानी ओरछा रियासत या टीकमगढ़ ज़िले का विभाजन हुआ। सन 48 में इस रियासत के आखिरी दीवान थे पंडित आदरणीय लाला राम वाजपेयी। वो मेरे दादाजी महाराजा सरवीर सिंह के आखिरी दीवान थे। उसके बाद रियासत का विलय हो गया और विंध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हो गई। तो उस वक़्त अपनी तहसील थी और एक किला था, उसका नाम था, तहसील का नाम था टहरोली और किले का नाम भी टहरोली था। तो लाला राम जी वाजपेयी पुराने आदमी थे, तो उन्होंने सोचा कि अंग्रेज़ों ने बोरी बिस्तर बांध के अपने घर को चले गए और राजा लोगों का राजपाट चला गया। अब कौन बचा? अब तो कांग्रेस बची। और उनसे आदरणीय पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि ये टहरोली तहसील और टहरोली किला और 60 गांव जो टहरोली तहसील में थे वो उत्तर प्रदेश को दे दिए जाएं। उन्होंने दे दिए। उन्होंने कहा राजा से परमिशन लेने की तो ज़रूरत है नहीं, उसका तो राज अब है नहीं। अब किसका राज है? अब मैं हूँ इंचार्ज, मैं दे दूँगा। तो उन्होंने सोचा कि उनको कुछ फेवर मिलेगा। टीकमगढ़ की जनता को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और उस वक़्त न टीवी का ज़माना था और न उस वक़्त रेडियो का ज़माना था। तो लोग बाग कविता लिखते थे, तो तुकबंदी होती थी। तो तुकबंदी में उन्होंने एक दोहा बनाया, रघुपति राघव राजा राम, खोज मिटा गए लाला राम। रघुपति राघव राजा राम, खोज मिटा गए लाला राम। सो पहली खोज तो मिटाई लाला राम ने, वाजपेयी ने, आदरणीय ने, रुक जाऊं मैं? हाँ, तो उन्होंने 60 गांव एलियनेट कर दिए और उत्तर प्रदेश को दे दिए। अब पता नहीं कहाँ से ये स्कीम, टीकमगढ़ ज़िला जो वर्तमान में है, जिसमें निवाड़ी का हिस्सा था, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला है। इस 50 ज़िलों में ये सबसे छोटा ज़िला है। तो सागर ज़िला इससे तिगना बड़ा है
और दमोह ज़िला इससे डबल बड़ा है। उनके तो किसी ने विभाजन नहीं किए और हमारे ऊपर वज्र पड़ा, हमारे ज़िले को तोड़ के रख दिया। तो इसकी क्या वजह है? हमने कौन सा गुनाह किया, हमने कौन सा क्राइम किया कि हमारे ऊपर ये दूसरी बार वज्र पड़ रहा है? डेहरोली तहसील चली गई, अब चाहते हैं कि निवाड़ी भी चली जाए, सेंदरी चली जाए, कुड़ार चला जाए और रामराजा सरकार ओरछा में चले जाएं और पृथ्वीपुर चला जाए। तो क्या बचेगा फिर? आधा तो तुमने ले लिया। तो दो बड़े तीर्थ स्थान, कुड़ार में देवी का स्थान है गिद्धवानी का, वो चला गया, और ओरछा में रामराजा सरकार हैं, वो चले गए। तो मैंने जब 30 सितंबर को सुना कि ऐसा हो रहा है तो मुझे बहुत झटका लगा। मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मुझे झटका लगा और 3 दिन मैं सो नहीं पाया, ये सच्ची बात है। और मैं 2 दिन रोता रहा। फिर मैंने कहा रोने से क्या होगा, जो करना है वो हमें करना है और हम करके कमर कस के और हम करेंगे, देखें कि कोई क्या करता हमारा। मैंने अपने जी में सोचा मेरे यहाँ 22 चोरियाँ तो हो गई हैं, तो और छापा पड़ेगा तो 23वीं चोरी हो जाएगी और क्या ले जाएंगे। ठगों को ज़्यादा पता है कि मेरे घर में क्या रखा है बनिस्बत के मुझे। तो मैं बिल्कुल नहीं डरा और मैंने कहा कि जब मौका आएगा तब मैं उसके ऊपर कदम उठाऊंगा। ये वो सही मौका है जब कदम उठाना चाहिए। ये लोग गए थे हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाने, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कह दिया हम कोई इंटरफियरेंस नहीं करेंगे ज़िले के प्रशासन में। तो वहाँ से दरवाज़ा बंद हो गया। और कलेक्टर एसपी तो उनके नौकर हैं, वो कहेंगे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे बैठ जाओ, बैठ जाएंगे। तो उन्हें शासन के नौकरों को कुछ नहीं करना है। कर सिर्फ आप लोग सकते हैं जो कि नागरिक हैं यहाँ के, जो यहाँ के सिटीज़न हैं। अगर आपको मौका मिलता है 5 साल में फ़कत एक बार अपना मत देने का, अपना वोट देने का, ये मौका है, ये मौका आप चूक गए, आप जानना कि 5 साल के लिए गई भैंस पानी में, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये समझने की बात है। जो दुविधा में है कि हम इस पैर को भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, उनको ये वार्निंग है कि आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो मेरा विचार है कि बीजेपी को सबक सिखाया जाए और यहाँ उनको हराया जाए, ताकि भोपाल में समझ आए। मामा जी को मम्माजू हमारी बुंदेलखंडी में कहते हैं, उनको पता पड़े कि वो हमारे ऊपर हाथी जैसे चढ़ता है और हमारे शरीर के ऊपर से निकल जाता है हाथी। नहीं हम निकलने देंगे हाथी, हम हमारे ज़िले को हम नहीं टूटने देंगे। इसलिए मैंने कांग्रेस की शरण ली और मैंने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा। मुझे बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं है, मुझे कोई पार्टी से लेना देना नहीं। मैं यहाँ 1971 में अमेरिका से लौट आया, 71 से अभी तक कितने साल हो गए, 2018 हो गए, मैंने कभी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ और मेरे ऊपर अत्याचार होता जा रहा है। मैंने आपको बताया कि 22 चोरियाँ हो गई, पुलिस ने कुछ नहीं किया, न किसी शासन वाले ने कुछ किया। मैंने शासन से अपील की कि मुझे 2 बंदूकें रक्षा के लिए दे दी जाएं, कि मैं चौकीदारों को दे दूं, वो भी मुझे नहीं प्रदान की गई। तो ये तो हालत है। तो ये मेरी पोजीशन है। आप पूछें और प्रश्न। एक और लोगों के मन में आक्रोश है, राजनीतिक विरासत को संजोने की जगह इन लोगों ने जो अपने पुरानी इमारतें थी या पुराने जो राजशाही परंपराओं को दिखाते थे उनको तोड़ के इन्होंने विकास के लिए इन्होंने पार्क बना दिए, कुछ और बना दिया। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड में तो बिल्कुल अवेयरनेस है ही नहीं कि पुराना क्या है, नया क्या है। ये बड़ी एक दुखद बात है। कई साल पहले जब मैं होटल बना रहा था ओरछा में, तो मैं झांसी गया। तो झांसी में एक बहुत अच्छा खूबसूरत दरवाज़ा था, उसका नाम था खांडे राव गेट।
खांडे राव एक प्रसिद्ध मराठी जनरल थे झांसी के, उनका बनवाया हुआ खांडे राव गेट था। बिना किसी दर्द के बुलडोज़र ने, जेसीपी मशीन, ये एक नई चीज़ आई है हमारे सामने, जो सुबह उसको हुक्म दिया जाए और शाम को वो इमारत को तोड़ के रख देती है। ध्वस्त करने की ये एक नई विधि तैयार हुई है। तो खांडे राव गेट को उन्होंने गिरा दिया। तो मैं उस सड़क पे 5 बार निकला ऐसे, और मेरे आंसू नहीं रुके। मैंने कहा दो कौड़ी की मशीन और 2 कौड़ी के तोड़ने वाले, तुमने हिस्ट्री को तोड़ दिया, तुमने इतिहास को तोड़ दिया। तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये कौन थे, खांडे राव जिनके नाम से ये गेट बना है। ये एक बहुत बड़े वीर थे, मराठा वीर थे, ब्राह्मण थे। तो ये सब बातें हैं। यहाँ के लोगों को कोई रंज नहीं होता। उन्हें तो 10 बाई 10 की दुकान चाहिए, और 2 10 बाई 10 की दुकान चाहिए, उसके बीच में एक स्कूटर के चढ़ने का रैंप चाहिए, ऊपर 3 कमरे रहने के लिए चाहिए, पीछे थोड़ा सा आंगन चाहिए जिसमें वो बर्तन मले, फिर वो प्रसन्न हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं इनका। बस मैं तो ये जानता हूँ कि किसी का बस चले तो वो ताजमहल तोड़ दें, उस पर शॉपिंग मॉल बना दें, 7 खंडा 9 खंडा। तो ये तो इस देश का हाल है। बाहर आप जाके देखिए, विदेश में जाके देखिए, एक ईंट नहीं हिला सकता कोई, पुरानी ईंट हो, एक ईंट, फकत एक ईंट अगर कोई हिला देगा तो तहलका मच जाएगा। और यहाँ है तो आप बुलडोजरों से जो चाहे जो करते रहिए, कोई किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आपको अपनी विरासत, आपको अपनी अमानत, इसके कोई गर्व नहीं है। तो ये बड़ी एक दुखद बात है। टीकमगढ़ में तो खास करके किसी को अवेयरनेस है ही नहीं, क्या कर दें। काफी आक्रोश लोगों में है। जो पार्टी मंदिरों की राजनीति करके सत्ता में आई, उसी ने टीकमगढ़ के लोगों से राम राजा सरकार की प्रजा होने का जो गौरव था उसको छीना। उस पर आपका क्या कहना है? अब भैया ऐसा है कि इसका इतिहास लोगों को तो पता ही है कि राजा मधुकर शाह थे और उनकी रानी कुंवर गणेश थी। तो राजा मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे और उनकी रानी राम भक्त थी। तो पति पत्नी में विवाद हुआ तो राजा ने रानी से कहा कि तुम बड़ी मनती हो, तुम अवध जाओ और राम राजा को लेके आओ। तो ठन गई। औरत और आदमी में ठन सकती है, राजा रानी में ठन सकती है, और वाल्मीकि आदमी में और उसकी बीवी में भी ठन सकती है। किसी का ये तो प्राइवेट मामला है। तो महाराजा ने उनकी इंतज़ाम किया और वो अवध गई। जब वो अवध पहुंची तो उन्होंने देखा कि मुसलमान शहर फैज़ाबाद बना हुआ है, जिसका अभी हाल में नाम अयोध्या रखा गया है। इसका पुराना नाम था साकेत। जब मुसलमान नहीं आए थे उसके पहले इसका नाम साकेत था। उसके बगल में अयोध्या थी। तो बकी खां जो कि बाबर बादशाह के जनरल थे, वो गए थे अयोध्या और उन्होंने कुफ्र माना श्री रामचंद्र जी महाराज को, सीता माता को, और जो लखनलाल जी थे उनको कुफ्र की उपाधि दी कि ये काफिर हैं, और उनको उन्होंने जाके पूरा शहर नफ नाबूद कर दिया। तो रानी भटकती फिरी। वहाँ कई बाबाओं की जमातें थी जो वहाँ रहती थी अयोध्या में। तो उनसे पूछा क्या है, उन्होंने कहा यहाँ लक्ष्मण किला था, यहाँ सुग्रीव टीला था, यहाँ हनुमानगढ़ी थी, वहाँ कुछ नहीं था। तो वो तो सब टूट चुका था। तो ब्राह्मणों ने जब देखा कि ये प्रकोप आ रहा है हमारे ऊपर, तो उन्होंने मूर्तियों को लेके और विसर्जन सरजू में कर दिया कि टूटे उससे बेहतर है कि ये जल प्रवाह इनका हो जाए। तो रानी कहीं वो डिप्रेशन में होंगी। हम तो सोच विचार कर सकते हैं। 400 साल 450 साल पुरानी ये बात है। तो रानी डिप्रेशन में थी
तो वो उन्होंने सोचा कि मैं वापस जाऊंगी तो मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे जो राजा हैं, वो ये सोचेंगे कि आ गई, कुछ लेके तो आई नहीं, तो कैसी झूठी औरत है। तो उन्होंने कहा मैं भी सरजू में समा जाऊं और बात ख़त्म हो जाए। तो वो मरने के लिए गई नदी पे, और जैसे उन्होंने डूबने का प्रयास किया तो उनका पैर किसी चिकनी चीज़ पे लगा और उन्होंने कहा निकली जल्दी से। उन्होंने डूबने वालों को बुलाया जाए, केवटों को बुलाया जाए, ढीमरों को, कहारों को बुलाया जाए। वो डूबे, उनमें से कोई नौजवान थे, उन्होंने डूब के और राजा सरकार की मूर्ति प्राप्त की। और बाकी तो सब लोगों को पता है कि वो 300 बैलगाड़ी लेके आई और 650 किलोमीटर 700 किलोमीटर अयोध्या से यहाँ आई। जब वो ओरछा आई तो पुक्ष नक्षत्र था, उसमें उन्होंने अपने महल में राम राजा सरकार को बिठा दिया। तो मेरा विचार है और मेरा चैलेंज है कि कोई बता दे, फ़कत कोई आदमी, कोई ब्राह्मण, कोई बता दे कि पूरे हिंदुस्तान में 400 साल पुराना राम मंदिर कहाँ है। कराची एक तरफ है और गुवाहाटी एक तरफ है, तो उत्तर भारत में राम मंदिर पुराना इससे है कहाँ? मुझे तो दिखता नहीं है कि कोई मंदिर इससे कोई पुराना हो। तो ये मूर्ति आई, ये राय जी, फिर महाराज मधुकर शाह ने चतुर्भुज राय जी के मंदिर को बनाया, जो कि जिसका नक्शा गोविंद देव जी के मंदिर पे बना था। वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर था, उससे उन्होंने नक्शा लिया। और पर्सी ब्राउन कहते हैं कि नक्शा क्रॉस पे, अभी तो हम नहीं जान सकते इतने सालों के बाद कि कोई फादर रहे होंगे जेजुइट ईसाई जिन्होंने उनको प्रभावित किया होगा। क्रॉस के ऊपर चतुर्भुज राय जी का मंदिर बना है, आज भी खड़ा है। तो रानी को सपना दिया गया कि मैं अब यहाँ से नहीं उठना चाहता, मैं यहीं रहूँगा और मैं दूसरे तुम राजाओं के साथ रहना। राम राजा सरकार वहाँ रह गए और जो रॉयल फैमिली थी वो वहाँ से बोरी बिस्तर बांध के टीकमगढ़ आ गई। तो टीकमगढ़ में उन्होंने राज किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो ओरछा है वो सबसे पुराना शहर है बुंदेलखंड में। 1503 में राजा रुद्र प्रताप ने इस शहर की स्थापना की। अगर किसी को पता हो कि इससे पुराना कोई शहर बुंदेलखंड में है तो मैं जानना चाहता हूँ अपने लिए कि वो शहर कौन सा है। ऐसा कोई शहर नहीं है जो ओरछा से पुराना हो। तो राजा रुद्र प्रताप ने 18 कोस के चक्कर में ये शहर बसाया और 18 कोस के चक्कर में आज भी खंडर देखे जा सकते हैं। तो ये जगह है। मेरा ये विचार है कि अगर मुख्यमंत्री महोदय, हमारे मामा साहब जो हमारे मामा साहब भोपाल में हैं, उनसे हमारी विनय है कि अगर आप टीकमगढ़ ज़िले को नहीं पसंद करते तो टीकमगढ़ ज़िला तोड़ दिया जाए और ज़िला ओरछा में वापस ले जाया जाए, जहाँ के ओरिजिनल सीट थी। और हम इसके लिए राज़ी हैं। निवाड़ी कहाँ से आ गई? निवाड़ी का क्या लेना देना इससे? निवाड़ी जिसका रेलवे स्टेशन पे निवाड़ी नाम तक नहीं लिखा था। मैं बच्चा था तब वहाँ से गुजरता था तो वहाँ अरजार लिखा रहता था। उस रेलवे स्टेशन पे जो पत्थर लगा रहता है उस पे अरजार लिखा था। आप पीला रंग पोत के उस पर निवाड़ी लिख दो तो अरजार तो नहीं मिट जाएगा। अरजार का इतना बड़ा तालाब है उसके बगल में। इस बार मुझे बड़ा सुकून हुआ क्योंकि 7 साल के बाद मैंने भरा हुआ अरजार देखा, उसमें से पाखी चल रही थी। मैंने गाड़ी रुकवाई, 15 मिनट में खड़ा रहा वहाँ देखता कि हे भगवान ये कैसे भर गया, ये कभी नहीं भरता था, 7 साल से नहीं भरा है। ये अरजार का गांव और अरजार का ताल, उसका ये रहस्य है। तो अब जब ये जिला बन गया तो हमारी माताजी चली गई, गिद्धवानी जो कि कुड़ार में बैठी थी वो चली गई और जो राम राजा सरकार थे वो चले गए। तो क्या बचा यहाँ? तो मैं सोचता हूँ कि हमारे साथ बहुत बुरा किया गया। क्या किसी को अधिकार है
किसी को, राजा को, रंग को, बड़े को, छोटे को, कि हमारी आत्मा के साथ खेले। बीजेपी तो हिंदू पार्टी है, फिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या इतना अहंकार हो गया कि मैंने 15 साल राज किया, मैं सदा के लिए रहूँगा? सदा के लिए तो नहीं रहा कोई इस दुनिया में। सबका कार्यकाल होता है और सब चले जाते हैं, यहाँ आते हैं और जाते हैं। आना जाना संसार में लगा रहता है। ये इससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता। जो जन्मा जो मर जाएगा, मरेगा एक दिन न जाएगा, तो क्यों बदनामी ली जाए? मैं बड़ा व्याकुल हूँ और मैं इसलिए निकला बुढ़ापे में, जबकि मेरी एक आंख से अब मुझे कम दिखने लग गया, क्योंकि उसमें काला मोतिया ग्लूकोमा हो गया है, और मेरे पैरों में तकलीफ़ है डायबिटीज़ की वजह से, मैं चल नहीं पाता। कोई बात नहीं, जितनी मेरे में दम है उतना मैं चलूँगा और मैं करूँगा। और बोलिए। वाकई स्थिति काफी दुखद है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने वो दौर भी देखा है जब राजशाही थी और आपने लोकतंत्र का दौर भी देखा है। अक्सर भाजपा के द्वारा कहा जाता है कि देश में 60 सालों में कुछ नहीं हुआ, जो किया हमने किया। आपने दोनों दौर में क्या अंतर देखा है? क्या ये सच्चाई है इसमें? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं इतना कहना चाहूँगा ईमानदारी से कि कांग्रेस दौर में प्रगति हुई, लेकिन बड़ी धीमी प्रगति हुई। उसको इकोनॉमिस्ट ने करार दिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, 3% की प्रगति हुई। लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि जिसने 3 से बदल के 8 कर दी थी वो भी कांग्रेस के थे, और वो थे नरसिंह राव। मेरी विचार में इस देश का सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव था। ना नेहरू थे, न लाल बहादुर शास्त्री थे, न वाजपेयी थे, न कोई थे। सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर इस देश का नरसिंह राव था, जिसके हाथ कांप रहे थे, और कांग्रेस का आदमी था। अर्जुन सिंह जैसे लोगों से डरता था। वो प्रेस में जाता था और पूछता था कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, तुम्हारे कल हेडलाइन क्या होगी अखबार में? तो उसने कहा सर कल ये हेडलाइन होगी, वहाँ 7,000 आदमी मारे गए, जो कुछ भी थे। तो उन्होंने कहा जो मैं कर रहा हूँ क्या तुम उसको तीसरे पेज पे छुपा दोगे? उन्होंने कहा छुपा दूंगा। इस तरीके से ये रिफॉर्म भारत में आया। और एक आदमी रिस्पॉन्सिबल है, समझ हो तो समझो, नहीं समझ है तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। वो तो नरसिंह राव तो मर गए और लौट के आने वाले नहीं है। और बोला जाए एक सवाल और टीकमगढ़ जिले के हर नागरिक के मन में है जी। भाजपा कहती है हम राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन आज तक ओरछा राम राजा मंदिर के रास्ते में जो 2 पुल पड़ते हैं जो आपके द्वारा बनवाए गए थे, आज तक उन पुलों पे सरकार द्वारा ना कोई मरम्मत कार्य हुआ, ना नए पुल बनाए गए। रोजाना वहाँ पे दुर्घटनाएं होती हैं। इस पे आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जो जामने का पुल है वो तो 300 साल पुराना है, ऐसी मान्यता है, मुझे पक्का पता नहीं है। जो वो ओरछा में पुल है वो दायम खां कॉन्ट्रैक्टर का बनाया हुआ है। दायम खां टीकमगढ़ के ठेकेदार थे, और मेरी दादी जी का नाम के ऊपर बना है नंद कुंवर ब्रिज। मेरे पास एक एल्बम है, उसमें कमिश्नर फ्लावर्स थे, झांसी के कमिश्नर थे, उनका नाम था कमिश्नर फ्लावर्स। कमिश्नर फ्लावर्स साहब को महाराजा सर वीर सिंह ने बुलाया था अपनी रानी के नाम नंद कुंवर ब्रिज के नाम से, उसको 60,000 रुपये दिए थे 1931 में ठेकेदार दायम खां को। बाद में ठेकेदार दायम खां कराची को चले गए थे। अब यहाँ के मुसलमान बताएं कि उनसे उनका संपर्क है या नहीं है। थोड़े बहुत लोग यहाँ से गए थे पाकिस्तान, उनमें एक दायम खां ठेकेदार थे। अब वो कहाँ हैं, कैसे, क्या परिवार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि दायम खां का बनवाया हुआ है। और आधुनिक टाइम में कौन बनवाएगा नहीं बनवाएगा अब क्या पता। कई सालों से तो सुन रहे हैं कि बनेगा, जब बन जाए तब पता पड़ जाएगा। और बोलिए।
पूरे टीकमगढ़ की ओर से आप आज फेसबुक लाइव के माध्यम से हमसे जुड़े। आपने बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने संशय थे जिनका आपने सवालों का उत्तर दिया। मैं सभी लोगों की तरफ से आपके स्वस्थ जीवन के लिए कामना करता हूं और आशा करता हूं आप इसी जोश के साथ टीकमगढ़ के मुद्दों के लिए लड़ते रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।